Okay, listen everyone. We'll start with the next chapter, periodic table. ठीक है? कौन सा टेबल? Periodic table. Which table is there? Periodic table. टेबल क्या होता है? Made of wooden. मेड ऑफ वुडन. ठीक है? थोड़े से स्पेशल चाइल्ड है ना. और क्या होता है टेबल? Rows और columns होती हैं. रोज और कॉलम्स बच्चे है ना. मेन आपकी जो अरेंजमेंट है किसी चीज को, जब आप टैबुलर फॉर्म मतलब जब आप किसी को कॉलम्स और रोज में अरेंज कर देते हो, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट टेबल. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट टेबल. इज इट क्लियर? ओके, टेल मी, ये जो टैबुलर फॉर्म है ये हमारी स्टडी को इजी करता है, कॉम्प्लिकेट करता है, डिफिकल्ट करता है? Easy. जस्ट फॉर अ सिंपल एग्जांपल, वी मेक अ टाइम टेबल, है ना. स्कूल में तुम्हारा क्या होता है? टाइम टेबल होता है. मान लो तुम्हारे स्कूल में 70 टीचर्स हैं, कोई स्टार्टिंग के एक आधे दिन का तो पता नहीं, उसके बाद पूरा साल कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होती है. देखो, आपके स्कूल के अंदर लगभग 12 क्लासेस है ना. 12 क्लासेस है, 1st to 10th और LKG UKG हो गई. 12 क्लासेस के ज़्यादा नहीं तो हमें पता है कितने सेक्शंस है? 4 सेक्शंस है. 70 टीचर्स को 48 क्लासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, और उसमें भी एक्यूरेसी कितनी होती है बताओ? 90, 80, 100% एक्यूरेसी. 100% एक्यूरेसी. 1% भी, एक भी क्लास ऐसी नहीं होगी जहाँ कंफ्यूजन होगी कि वहाँ शमल मैम भी आ जाए और ममता मैम भी आ जाए कि हमारे पीरियड्स नहीं. हर क्लास का एक प्रॉपर टाइम टेबल बना होगा, एक टीचर का टाइम टेबल बना होगा. क्लास का और टीचर का टाइम टेबल क्या हुआ? क्लास का और टीचर का टाइम टेबल दोनों क्या आएगा बच्चे? बिल्कुल मैच करेगा. तो टैबुलर फॉर्म इट मेक्स आवर स्टडी व्हाट? इजी. टैबुलर फॉर्म की तरह फ्लो चार्ट्स क्या कर देते हैं स्टडी को इजी. कल आएगा ना एक एनर्जी फ्लो चार्ट टेस्ट के अंदर. ओके, और क्या होता है? टैबुलर, फ्लो चार्ट, और कोई चीज जो हमारी स्टडी को इजी कर देती है? ग्राफ्स. और कुछ बताओ बच्चे? डायग्राम्स, पॉलीगन्स. ये सब क्या कर देते हैं बच्चे? आपकी स्टडी को क्या कर देते हैं? इजी. क्या कर देते हैं? इजी कर. ओके, सबसे पहले है रीजन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. केमिस्ट्री में कल हम डिस्कस कर चुके हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इतने सारे एलिमेंट कवर हो गए, हर एक एलिमेंट को अलग से स्टडी करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. एक एक एलिमेंट की अलग अलग स्टडी करना बहुत मुश्किल है. इसलिए आपको क्या हमने किया? हमने एक टैबुलर फॉर्म बनाई जिसके बाद स्टडी क्या हो गई? ईजी. क्या लिखा है तुमने टॉपिक? रीजन फॉर क्लासिफिकेशन. लिखो रीजन फॉर क्लासिफिकेशन. आप बताओ क्या कर दिया इसने स्टडी को? इजी. ओके, एक बेटर वर्ड, स्टडी को क्या कर दिया बच्चे? ऑर्गेनाइज. इट मेड द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड. इट मेड द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड. इट मेड द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, इजी एंड ऑर्गेनाइज्ड. जो आपका मन करे वैसे लिख सकते हो, जो आपका मन करे वो लिख सकते हो. ठीक है, चलो. जो पीरियोडिक टेबल था वो इस हिसाब से अरेंज था. भाई सॉलिड्स इधर है, लिक्विड्स इधर है, गैसेस इधर है ना. इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है ना. आ रहे बच्चे? हाँ सब मिनट. ठीक है, इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम इन दिस? ओके. सेकंड, इट रिलेट्स प्रॉपर्टी of elements with fundamental properties of state of matter. मतलब मैटर की प्रॉपर्टीज. कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है मैटर की? उसकी स्टेट जैसे हो गई सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बॉइलिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट नहीं करता है ना. कौन ज़्यादा डेंस है, कौन कम डेंस है, ये सब
किसी एलिमेंट की उन मैटर स्टेट ऑफ एक एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, जब एक टैबुलर फॉर्म बना देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, काम इजी हो जाता है। ध्यान से सुनना, ये वैसे मैंने आपको फोटोस्टेट के लिए दे दिए। इट हेल्प्स इन कोरिलेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। एलिमेंट की प्रॉपर्टी को स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी के साथ रिलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए था, एक टैबुलर फॉर्म चाहिए था। फिर मुझे एक चीज बताओ, अब सोडियम पोटेशियम का क्या रिलेशन है, सोडियम क्लोरीन का क्या रिलेशन है, हाइड्रोजन हीलियम का क्या रिलेशन है, हीलियम नियॉन का क्या रिलेशन है, ये भी तो अपने को स्टडी करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब 4-5 एलिमेंट इकट्ठे ग्रुप हो जाए तो वो हमारा काम क्या हो जाएगा बच्चे, इजी। और ये काम किसने किया, पीरियोडिक टेबल ने। थर्ड पॉइंट है, इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ वन एलिमेंट विद अदर। helps in defining relationship of one element with other, one element with other। ठीक है बच्चे, कौन सा बच्चे, एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे कैसे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के साथ रिलेट करती है। जैसे तुम ये लगा लो कि सॉलिड है, सॉलिड में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। नीचे बेटा वो लेके आना, पेपर्स अंदर रखो, पेपर्स भी पड़े हैं ना वो अंदर रखो, ये यहाँ रखो, पेपर अंदर। समझ आ गई बेटा, कितनी चीज़ें क्लियर है, इतनी चीज़ें क्लियर है। एनी प्रॉब्लम इन दिस? भाई आप जनरली जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनका कैसे एक रिलेशन बना सकते हो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, वो आपको पीरियोडिक टेबल बनाएगा। दो एलिमेंट्स की आपस में रिलेशन कौन बनाएगा, पीरियोडिक टेबल बनाएगा। प्लस पीरियोडिक टेबल आपकी स्टडी को क्या कर देगा, ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी। व्हाट इट विल मेक इट, ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी। इज इट क्लियर? मतलब ऑर्गेनाइज करना, दूसरे से रिलेट करना और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज से खुद को कंपेयर करना, स्टैंडर्ड से खुद को कंपेयर करना, ये किसने किया, पीरियोडिक टेबल। अब है ना, पुराने जो पीरियोडिक टेबल थे वो रिजेक्ट होते गए धीरे धीरे करके। क्यों रिजेक्ट होते गए? क्योंकि अग्रिम जी प्रॉब्लम क्या हुई उसके अंदर, पुराने पीरियोडिक टेबल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ग्रुप्स बहुत ज़्यादा बन रहे थे। मान लो कि 40 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे और आपने जब उनका ग्रुप बनाया तो आपने ग्रुप बना दिए 20, क्या फ़ायदा हुआ, आधे हुए। किसी ने 25 ग्रुप बना दिए, किसी ने 30 ग्रुप बना दिए, तो इससे बढ़िया तो हम 40 एलिमेंट को अलग अलग ही स्टडी कर लें। काम कुछ ऐसा करो कि 40 एलिमेंट के ग्रुप कितने बने, 4 या 5, फिर तो अपने को फायदा हो, है ना भाई। 5-5, 6-6 एलिमेंट्स को आपने एक ग्रुप के अंदर डाल दिया, स्टडी क्या हो गई आपकी, आसान हो गई। स्टडी क्या हो गई आपकी, आसान हो गई। तो पीरियोडिक टेबल क्या है, पीरियोडिक टेबल ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स है, ताकि आप एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी स्टडी करो तो उसके साथ दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अपने आप क्या होने लग जाए, स्टडी होने लगे। इज इट क्लियर? तो पहले रिजेक्ट होते गए। सबसे पहले बच्चे जो आपके पास आया फॉर्मूला वो था बच्चे ट्रायड्स, डॉबिनियस ट्रायड्स। हेडिंग दो, डॉबिनियस ट्रायड। REIN, टॉबिनियस ट्रायड। ठीक है, सबसे पहले इसका बेसिस क्या है, किस चीज को बेसिस बनाया इसने, एलिमेंट के कलर को, स्टेट को, मेटल नॉन मेटल को, किसको बनाया इसने बनाया एटॉमिक वेट्स। मास कर लो, एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट। ठीक है, इसने बोला अगर एक एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट सी है, तो जो बीच का एलिमेंट बी होगा, मास ऑफ बी विल बी इक्वल टू ए मास प्लस मास ऑफ सी अपॉन 2। ये था डॉबनियर ट्रायड का फॉर्मूला, ये था डॉबनियर ट्रायड का फॉर्मूला। क्या बोला इसने, द एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट
एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक मास भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बोला एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, ही सेड द मिडल एलिमेंट ऑफ अ ट्रायड, द मास ऑफ मिडल एलिमेंट ऑफ अ ट्रायड विल बी एवरेज ऑफ या अर्थमेटिक मीन ऑफ, मीन समझते हो ना, अर्थमेटिक मीन ऑफ मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। क्या बोला उसने? The mass of middle element will be average of arithmetic mean of mass of other two element। ये क्या बनाया डॉबनियर ने? ट्रायड। क्या बनाया इसने? ट्रायड नाम है बच्चे, ट्रायड, थ्री एलिमेंट्स, ट्रायड, 8 एलिमेंट्स, ऑक्टेन, है ना, ऐसे करेंगे, ठीक है। लिखो पहला ट्रायड लिखो बच्चे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सिर्फ इनकी वो सिंबल्स लिख लो, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम लिखो। हाँ जी, कैल्शियम का मास है 40, बेरियम का मास है 137, बताओ इसका मास कितना है? बोलो। 88.5 अप्रोक्सीमेटली। स्ट्रोंशियम का मास कितना होता है? 88। स्ट्रोंशियम का मास कितना होता है बच्चे? 88। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम इन दिस? कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं? ओके। दूसरा ट्रायड लिखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन 35.5, आयोडीन 127। बताओ ब्रोमीन का मास निकाल के बताओ। 81.25। ठीक है बच्चे, 81 के अराउंड, ठीक है, आगे 81 के अराउंड, ठीक है। और ब्रोमीन का कॉमनली मास कितना होता है बच्चे? 80। तो एक अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया आपके पास? इक्वल। अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया हमारे पास? इक्वल। अब पहले में क्या अच्छी चीज थी? ऑल आर मेटल्स। इसमें अच्छी चीज क्या है? ऑल आर नॉन। बढ़िया बात हो गई ना? लिखो 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 बच्चे, ये नोट्स बनाते रहो। ऊपर वाले में लिखो ऑल आर मेटल्स, इसमें लिखो ऑल आर नॉन मेटल्स। कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम क्या होती है वैलेंसी? 2। वैलेंसी क्या हो गई? 2। इन सब की वैलेंसी क्या हो गई? ठीक है बच्चे, ये सब बेसिक इन नेचर है। मतलब हाइड्रोक्साइड जो बनाएंगे OH बेस बनाएंगे, ये सब क्या बनाएंगे आपके पास? ऐसे। अब लिखो फेलियर ऑफ डॉबनियर ट्रायड, जल्दी लिखो। फेलियर ऑफ डॉबनियर ट्रायड, फेलियर ऑफ डॉबनियर ट्रायड। आपके हिसाब से कैसे फेलियर हुआ होगा? सबसे पहले नहीं सेम हो गए होंगे, मैच नहीं होंगे। जो पेयर्स बन रहे हैं वो क्या बन गए होंगे? एनॉमलस पेयर्स बन गए होंगे। क्या बन गए होंगे? एनॉमलस पेयर बन गए होंगे। उस टाइम के जितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे वो सारे ट्रायड्स में फिट नहीं होते होंगे, है ना? कुछ कुछ है ना। चलो, पहला इसके अंदर, he failed to arrange all known elements in the form of triads. He failed to arrange all known elements in the form of triad. निम्रत नियत से लिख लो। He failed to arrange all known elements into triads. Into triads. दूसरा था, he failed to arrange all known elements into triads. उस टाइम के सारे डिस्कवर्ड जो एलिमेंट्स थे वही ट्रायड्स के अंदर फिट नहीं हुए थे, वही ट्रायड्स के अंदर फिट नहीं हुए थे। ओके। हिज लॉ वाज नॉट एप्लीकेबल इन द सेम फैमिली। हिज लॉ वाज नॉट एप्लीकेबल इन द सेम फैमिली।
एक ही फैमिली में लॉ एप्लीकेबल नहीं था, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। एग्जाम्पल दे देना इसका। फॉर एग्जाम्पल कई बार आ जाता है कि ट्रायल कैसे फेल हुआ, तो आप फेलियर का एग्जाम्पल दे सकते हो। ओके, फ्लोरीन का मास पता होगा? 80, 90, पक्का? ओके। ब्रोमीन का मास अभी निकाला आपने, 81 पॉइंट कुछ निकला, चलो 80 होता है, 80 होता है। इसका मास कितना है आप बताओ, इसके हिसाब से, ट्रायल के हिसाब से 45.5 होता कितना है? सही बोल रहे हो आप, 35.5, और इसके हिसाब से कितना आ गया? 44.5। एक आधे का डिफरेंस हो फिर तो आप बना भी लो, है ना। इसका मतलब ट्रायड एज सेम फैमिली में ट्रायड नहीं चल रहा है, बाकी में तो चल रही है। समझ आ गया बच्चे? इज इट क्लियर? बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। ये 2-3 तो याद रखने पड़ेंगे ट्रायड। देखो वैसे तो यार इन पे क्वेश्चन नहीं बनता है, बट अगेन अब मैं ये बुक लेके इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो फिर बायो वाले पेपर वाली बात आ जाती है कि कोई लाइन कहीं वैसे ही लिखी होती है, उसमें से उठा के क्वेश्चन आ जाता है, फिर वो मिस हो जाती है ना। इसलिए ये बुक उठा के पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई चीज़ इधर उधर से ना हो। ध्यान देना। हो गए और ट्रायल फेल हो गए बच्चे। ओके, आगे चला दिमाग किसका? न्यूलैंड का। न्यूलैंड्स ऑक्टेव, न्यूलैंड्स ऑक्टेव। ओके, सारे गामा पता है तुम्हें क्या होता है? सारे गामा पाधा नी सा, सारे गा बोल मा पा पाधा नी नी सा। सा। नी तक की है, सा तो दोबारा आ जाता है। पहले के बाद आठवां क्या हो रहा है? रिपीट। पहले के बाद आठवां क्या हो रहा है? रिपीट। ठीक है। न्यूलैंड ही वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन प्लस ही लव्ड म्यूजिक। तो बैठे बैठे उसने वैसे ही दिमाग लगाया कि यार ऐसे वैसे आप इधर उधर करे जा रहे हैं, आप एक और काम भी तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? उसने बोला, वो कहता कि एक काम ऐसे करते हैं कि हम लोग म्यूजिकल जैसे वो नोट्स होते हैं उस हिसाब से हम एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं। बेसिस इसका भी क्या था बच्चे? बेसिस इसमें भी क्या लिया? एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। इसमें भी सेम बेसिस रखा। ये कहता कि आप ऐसे करते हैं, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास को ही कंसीडर करते हैं, सबसे छोटे वाला पहले, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करके वो कहता कि जो 8th एलिमेंट आएगा, है ना, वो पहले के नीचे आएगा यहाँ पे, है ना। 8th एलिमेंट जो आएगा वो क्या आएगा? पहले के नीचे आएगा। जब आप ये फोटोस्टेट वगैरह कराओगे आपको पता चलेगा। देखो उसने ऐसे अरेंज किया, पहला है हीलियम, हाइड्रोजन, वैलेंसी क्या है? 1। मेटल है नॉन मेटल? नॉन मेटल। 1 वाला मेटल होता है लेकिन हाइड्रोजन है, एक्सेप्शन है क्या है? नॉन मेटल। हाइड्रोजन के नीचे उसने रखा फ्लोरीन। क्या हाइड्रोजन और फ्लोरीन मैच करते हैं? नहीं करते। अच्छा, दोनों क्या है? नॉन मेटल। दोनों की वैलेंसी क्या है? 1। दोनों को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। दोनों क्या बनाएंगे? अनायन। कर तो गए मैच। फ्लोरीन के नीचे रखा गया क्लोरीन, मैच करता है। Yes, sir. क्लोरीन के नीचे रखा गया ब्रोमीन, मैच करता है। लेकिन प्रॉब्लम, ये साथ में अपनी प्रॉब्लम भी वो कवर हो जाएगी। हाइड्रोजन बढ़िया बात, फ्लोरीन बहुत अच्छी बात, क्लोरीन और भी अच्छी बात। अब रख दिया कोबाल्ट एंड निकल और लास्ट में रख दिया ब्रोमीन, क्योंकि उसने तो मास के हिसाब से अरेंज करना था। क्लोरीन का मास 35 है, इसका मास 19 है। चलो 19 और 35 थोड़ा ही डिफरेंस है। 35 के बाद ब्रोमीन का नंबर कितना है? 80। 80 के बाद है 127, वो तो चलो आगे की बात है। लेकिन निकल और कोबाल्ट ये दोनों क्या है? मेटल्स। निकल एंड कोबाल्ट क्या है आपके? मेटल्स। जो शाइनी पार्ट होते हैं ना डोर हैंडल्स में, है ना, बाइक के साइलेंसर में, ये सब क्या है आपके? निकल, क्रोमियम कोटेड होते हैं, मेटल्स है। तो कोबाल्ट और निकल कहां डाल दिया उसने? यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ तो कर दी उसने, बट चलो फिर भी काफी हद तक उसने एलिमेंट्स को क्या किया? अरेंज कर दिया। तो उसने क्या बोला? इस हिसाब से अरेंज किया कि द 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी एज द फर्स्ट, 9th will have as the second, 10th will have same property as third, 11th will have as fourth। तो ऐसे करके बने कैसे?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, मतलब 3 10 17 4 11 18 6 13 और 20, इन सब की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? मैच होंगी। ठीक है, कोशिश की, एटॉमिक मास को एक बेसिस रखा, कोशिश की और काफी हद तक उस कोशिश में क्या हुआ? पास भी हुआ। ठीक है, लिखो बेसिस, लिख लो एक बार, लिखिए बच्चे बेसिस। ओके, लिखो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, when elements are arranged in increasing atomic weights या mass, when elements are arranged in increasing atomic mass, when elements are arranged in increasing atomic mass, यही बोला ना? हाँ जी बच्चे, यही है ना कि जब elements they are arranged in increasing atomic mass, क्या बोलोगे अब? every बोलो, every eighth element is a repetition of properties of first. ठीक है, every eighth element is the repetition of properties of the starting element, लिख लो, first element लिख लो, of the starting element. Every eighth element is the repetition of the starting element. Is it clear बच्चे? Any problem in this please ask. क्लियर है? बस सिंपल जो उसने लॉ बताए आपको सिंप्लीफाई भी कर दिया गया और आपको बता भी दिया गया, यही उसने लॉ बना दिया। ठीक है जी, अच्छी बात थी। एक तो उसने क्या बनाया, सबसे पहले टेबल बना दिया। सबसे बड़ी उसकी मेरिट ये थी, उसने किस फॉर्म में अरेंज किया? टैबुलर फॉर्म में। और आप आज भी देखना ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एक ग्रुप में। ठीक है, थोड़ा सा और बता रहा हूँ, लिथियम सोडियम पोटेशियम को एक ग्रुप में रखा, आज भी एक में। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम को एक में रखा, आज भी एक में। बोरॉन और एल्यूमिनियम को रखा, वो भी एक साथ है। कार्बन सिलिकॉन नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन सल्फर, आज भी न्यूलैंड ऑक्टेव्स के वाले रूल्स कहते हैं ना, एक तरह से फॉलो हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे, बट ये है कि टेबल वो सेम बन रही है कहीं ना कहीं। सेम गलती वो कोबाल्ट निकल वाली, कोबाल्ट निकल वाली थी, बाकी और भी गलतियां ऐसे तो कॉपर रख दिया पोटेशियम के साथ, कॉपर नॉन रिएक्ट कर रहे हैं। इकट्ठे तो रख भी नहीं सकते दोनों को। नहीं मतलब हाँ, ये भी मान सकते हो आप, मैं वैसे मतलब वैसे ही जिक्र कर रहा हूँ, जैसे मैग्नीज को रख दिया नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ, आयरन को रख दिया ऑक्सीजन सल्फर के साथ, तो गलतियां तो बहुत है, लेकिन ये है कि चलो इग्नोर हो सकती है क्योंकि उसने स्टार्टिंग की। इसके मेरिट्स थे, सुन लो। दिस सिस्टम, वैसे ही सुन लो बस। दिस सिस्टम वर्कड वेल फॉर लाइटर एलिमेंट्स, छोटे एलिमेंट्स के लिए ये सिस्टम क्या हुआ? बढ़िया चला। इट रिलेट्स प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट टू द एटॉमिक मासेस, पहली बार एटॉमिक मास के हिसाब से प्रॉपर्टीज को क्या किया गया? रिलेट किया गया। तीसरा, पहली बार आपको एक पीरियोडिसिटी बताएगी। पीरियोडिसिटी क्या है? पीरियोडिसिटी क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पीरियोडिसिटी, दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियोडिसिटी, नॉर्मली इंग्लिश में पीरियोडिसिटी क्या होता है? मतलब कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करना। उसको छोड़ दो, पीरियोडिक टेबल छोड़ो, पीरियोडिसिटी क्या है? पीरियड्स के अकॉर्डिंग है। अरे यार मैं कह रहा हूँ तुम केमिस्ट्री छोड़ दो, पीरियोडिसिटी बताओ क्या होता है? पीरियोडिसिटी तुम्हारी ट्यूशन पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है? पीरियोडिक है पक्का? नहीं नॉन पीरियोडिक हो? नॉन पीरियोडिक है क्या है? अग्रिम That happens at रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, कोई चीज जो रेगुलरली रिपीट हो रही है। वेरी गुड अग्रिम, क्लास 9th डी वाला अग्रिम, वेरी इंटेलिजेंट। ओके चल, हाँ जी। अब देखो आप असेंबली में जब बच्चे खड़े होते हैं असेंबली में, इज इट पीरियोडिक? यस। क्यों होता है पीरियोडिक? छोटे से बड़ा 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 जाते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लास में रैंक्स निकालते हैं, पीरियोडिक है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना? ऐसे इसने पीरियोडिसिटी बताया। ये कहता है कि 7 एक जैसे 8वां रिपीट, फिर 7 एक जैसे 8वां रिपीट, 7 एक जैसे 8वां रिपीट। तो पहली बार उसने क्या बताया? पीरियोडिसिटी रिलेट की प्रॉपर्टी के साथ। क्या रिलेट की? पीरियोडिसिटी। लिखो, मेरिट्स ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव, मेरिट्स ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव। पेपर बचाओ बेबू जी, जगह पड़ी है उधर, बहुत औखे कमाए जाते हैं वैसे। मेरिट्स ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव, मैं तो है ना जितनी कॉपियां बचती थी सारी, जैसे 9th से 10th में हो गए तो 9th की जितनी कॉपियां बची है
उनके खाली खाली पेज फाड़ के उनको इकट्ठा आपा वो करा लेते थे, बाइंड करा लेते थे। मैंने भी कराया है सही है। मैंने तो वही बढ़िया चीज़ है वो, ये काम आ जाती है। Maths और रफ कॉपी में इसके लिए सही हमेशा है। हम लोग तो आज भी रफ कॉपी में यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, कॉलम के नीचे से क्यों करना है, बचाओ पेजेस। यही तो एजुकेशन की बात कर रहे थे हम, रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, ये भी एक तरह से आप ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, ये आप बढ़ा रहे हो इस चीज़ से। जितना कम यूज़ करो, है ना, कम का मतलब ये नहीं पेपर खाली छोड़ाओ तुम लोग, लेकिन कम भी नहीं, सस्टेनेबल यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे वैसे से मिला रहा है सबसे पहले कॉपी। ओके, मेरिट क्या है बच्चे? दिस सिस्टम वर्क्स वेल फॉर द लाइट एलिमेंट्स। छोटे एलिमेंट्स के लिए बहुत बढ़िया चला ये सिस्टम। छोटे एलिमेंट जैसे आपके पहले 20 थे ना, जो अभी भी है, उन पे हर सिस्टम अप्लाई हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक। लिख लो, दिस सिस्टम वर्क्स वेल फॉर द लाइट एलिमेंट्स। दिस सिस्टम वर्क्स वेल फॉर द लाइट एलिमेंट्स। ठीक है, he was the first one to talk about periodicity, है ना, he was the first one to talk about periodicity। तो क्या लिखोगे? he showed the, क्या लिख लिया, ये लिख लिया, he was the first one, वही लिख ये लिया। लिख लिया, मैं बोल रही हूँ। इसको चेंज कैसे करोगे? तो कोई बात नहीं। he was the first one to show periodicity in properties of elements। कोई बात नहीं है इसमें। he was the first one to show periodicity in properties of element, periodicity in properties of element। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट, he related properties of element with their atomic masses Periodicity in properties. of He element, related periodicity in properties of element। he related properties of element to their atomic masses। उसने बोला कि जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ रहा है, या जैसे जैसे एटॉमिक मास रिपीट हो रहा है, जैसे वो रिपीटेशन हो रही है एलिमेंट की, वैसे वैसे प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। समझ आ गई बच्चे? he related properties। क्या लिखा है? he related properties of elements with their atomic masses, with their atomic masses। डिमेरिट क्या है? ये तो कोबाल्ट निकल वाला ही हो गया। देखो डीमेरिट, ये मेरिट्स थे। डीमेरिट है ना, फेलियर, Anomalies. ये सब एनोमलीज, पिछली बार पढ़ा है ना कोई चक्कर एनोमलीज को लेके। डीमेरिट्स, बेटा 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 प्लीज सेव पेजेस। डीमेरिट्स ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव। तुम ये 75 हार्ड चैलेंज और ये वो चल रहे हैं सब कुछ, तुम लो ना एक 75 हार्ड चैलेंज टू सेव पेपर, तो तुम 75 दिन पेपर बचाओगे, सेल्फी डालोगे उस पेपर के साथ। अरे अच्छी चीज है, सीख जाओ। डीमेरिट, लाइटर पे अप्लाई हो गया तो किस पे अप्लाई नहीं हुआ? हैवियर पे। तो लिख दो, कैल्शियम के बियॉन्ड फेल हो गया। इट फेल्ड टू अरेंज एलिमेंट्स आफ्टर कैल्शियम। इट फेल्ड टू अरेंज एलिमेंट्स करेक्टली आफ्टर कैल्शियम। कैल्शियम के बाद एलिमेंट्स को करेक्टली अरेंज नहीं किया गया। कैल्शियम के बाद एलिमेंट्स को अरेंज, इट फेल्ड टू अरेंज एलिमेंट्स आफ्टर कैल्शियम। इट फेल्ड टू अरेंज एलिमेंट्स आफ्टर कैल्शियम, दैट इज हेवी एलिमेंट्स, है ना, जिनका मास ज्यादा होने लग गया, फिर वो सारी औरतें उठते इधर उधर हो गए, है ना। अच्छा, एक वो कोबाल्ट और निकल को किसके साथ रख दिया गया? नॉन मेटल्स के साथ, है ना। कोबाल्ट एंड निकल, even iron, cobalt, nickel and iron, they were placed with non-metal, but these are metals। देख लो, cobalt, nickel, iron, CO, Ni, Fe, these were placed with non-metals, but these are metals। cobalt, nickel, iron, they were placed with non-metals, but these are metals। ठीक है, एक आधा और जैसे कॉपर वगैरह का लिख सकते हो, बट बहुत है तो ओके। अब आ गया बच्चे सबसे बढ़िया पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव। तो मेंडलीव तो ऐसे हमारी बुक में डला है। ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अगेन बेसिस क्या रहा इसका भी?
क्या रहा इसका बेसिस? एटॉमिक मास, या फिर एटॉमिक क्या बोल सकते हो? ठीक है बच्चे, मैं दोनों इसलिए लिख रहा हूँ बाई चांस कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाए। मास रहे तो बेस्ट है ना, मास रहे तो क्या है? बेस्ट है। लेकिन कई जगह है ना वेट्स लिखा होगा, तो कहीं तुम ये सोचो कि वेट्स कैसे आ गए, यहाँ तो मास आना चाहिए। वो केजी केजीएफ एक ही बात है ना, ग्राम जीएफ वो एक ही बात है। ठीक है, एटॉमिक मास लिखो तो बेटर है, दोनों में से सिलेक्ट करना हो तो मास को सिलेक्ट। ओके, अब मेंडलीव ने क्या बोला? मेंडलीव ने सेम न्यूलैंड वाली चीज कॉपी की, सेम, कोई डिफरेंस नहीं था ज़्यादा। अपना एक लॉ बना दिया, मेंडलीव्स लॉ। देखो मेंडलीव्स लॉ, इसको बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, physical and chemical properties of elements, physical and chemical properties of elements are, physical and chemical properties of elements are, physical and chemical properties of elements are periodic function, are periodic function, are periodic function of their atomic mass, are periodic function of their atomic mass. सिंपल लैंग्वेज में इसने बोला कि एटॉमिक मास आपकी बेस्ट प्रॉपर्टी है जिसके हिसाब से एलिमेंट्स क्या किए जा सकते हैं? अरेंज किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? अरेंज किए जा सकते हैं। इसने हमें ये भी बताया कि जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ सारे। मास और मास तो बेसिस ही था, मास और वेट तो बेसिस था यार। फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत है यार, फिजिकल क्वांटिटी या प्रॉपर्टी, शेप, साइज, एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी, स्टेट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, है ना, ये सब क्या है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ। कॉन्फ़िगरेशन, चलो, रिएक्टिविटी, सबसे कंबशन, है ना, ये सब क्या है तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टीज है। किससे कैसे रिएक्ट करता है, कैसे कंबस्ट करता है, ऑक्सीडाइज होता है, नहीं होता, ये सब कौन सी प्रॉपर्टी है? केमिकल। तो ये कहता है जितने भी एलिमेंट्स है, जितनी भी उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये किसके बेस पे होती है? एटॉमिक मास के बेस पे। किसके बेस पे होती है? एटॉमिक मास। एक चीज देखी तुमने? नहीं देखी, ठीक, ओके। मैंने कहा एक चीज देखी तुमने? अर्नब कह रहा है ओके। मॉडर्न जो भी केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी है, 6th 7th 8th 5th जब भी पढ़ी है केमिस्ट्री में, तुमने हमेशा एटॉमिक नंबर पढ़ा है। पढ़ा है ना? एटॉमिक मास इज द थिंग दैट यू हैव ऑलवेज इग्नोर्ड किया। ये इग्नोर एक तरह से यही कहते हैं एटॉमिक मास तो गिवन होगा, नंबर याद रखना है। नंबर से क्या आती है? कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन से वैलेंसी, वैलेंसी से रिएक्टिविटी, फॉर्मूला, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये वो जितनी भी चीजें वो सारी किसके अराउंड घूमती है? एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक मास को तो हम लोग इंपॉर्टेंस गरीना जी देते ही नहीं है, नहीं देते ना। लेकिन देखो जितने भी साइंटिस्ट थे पुराने, सबने किसको इंपॉर्टेंस दी? एटॉमिक मास। यहाँ तक कि किसने? मेंडलीव। ठीक है, ओके। अगर जब बुक आएगी तब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एक बार हम देख लेंगे कि कैसे उसका पीरियोडिक टेबल। एक बार जनरली बता रहा हूं आपको, ध्यान देना थोड़ा सा, इधर देखो। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे। कितने ग्रुप थे? 8। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8th। 8 ग्रुप थे। पहले से 7 तक ए और बी थे। 8वें में थे ए, बी और सी। समझ आ गई? कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, ये बुक में है, बाकी ये ऐसा कुछ नहीं है। समझ आ गई? तो टोटल मुझे बताओ कॉलम्स कितने हो गए? वैसे तो 8 ही कॉलम्स है, लेकिन सब कॉलम्स मिला के टोटल कितने हो गए? सब कॉलम्स मिला के 17 है ना। 7 के तो डबल हो गए 14, 8 के 3 हो गए 14 + 3 कितने हो गए? 17। समझ आ गई? ऐसे ही उसके पीरियड है बच्चे। पीरियड कितने हैं उसके पास? 6। 1 2 3 4 5 और 6, और सबकी सीरीज है
फर्स्ट और सेकंड, सबकी सीरीज है फर्स्ट और सेकंड। सीरीज जैसे ये थे ना ए और बी है, वैसे फर्स्ट सेकंड मतलब जो एक बॉक्स बनेगा ऐसे, मान लो ये बॉक्स बना, ये फर्स्ट पीरियड था मेंडलीव का, ये मेंडलीव का फर्स्ट क्या था, ग्रुप था। तो मान लो एक एलिमेंट यहां आ सकता है x, एक यहां आ सकता है y, ये a में है, ये किस में है, b में। ये कौन सी सीरीज में है, फर्स्ट में, और ये आ गई सेकंड सीरीज। सेकंड सीरीज में आ जाएगा z और आ जाएगा w। समझ आ गया? नहीं समझ आ गया? हाँ, कोई बात नहीं। देखो फर्स्ट अगर ग्रुप है तो उसमें दो सेगमेंट्स है, ए और बी, सब ग्रुप्स हो गए। पीरियड में दो सीरीज है, फर्स्ट और सेकंड। तो देखो x का मतलब है कि फर्स्ट ए में है ग्रुप में, और फर्स्ट पीरियड की कौन सी सीरीज में है, फर्स्ट में। अगर w की बात करें तो ये फर्स्ट ग्रुप के कौन से सब ग्रुप में है, बी में, और ये कौन से में। समझ आ रही बच्चे? इतनी चीज क्लियर है। प्लस मेंडलीव ने बड़ी प्रिसाइज स्टडी की, एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो है बिल्कुल करेक्ट कर दिया गया। जैसे जस्ट फॉर अ सिंपल एग्जांपल, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1.008 क्यूब, 1 क्यूब। क्योंकि उसके आइसोटोप्स। वेरी गुड अर्शदेव, 9th ए वाले, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। क्यों मास ज्यादा होता है 1 से, बिकॉज देयर आर आइसोटोप्स। समझ आ गई भी? हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है, 1 1 1 2 1 3। 2 और 3 वाले माना कम होंगे, लेकिन वो इसके टोटल मास को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इस मास को, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। एक क्वेश्चन आया था, व्हाई फ्रैक्शनल एटॉमिक मास इज ऑलवेज मोर देन एटॉमिक मास, क्योंकि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास में उसके सारे आइसोटोप्स का मास कंसीडर होता है। और उन सारे मासेस के अंदर, उन सारे मासेस में आपको पता है आइसोटोप का मास नॉर्मल एटम से हमेशा क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स बता रहा हूं। जैसे सोडियम का हम क्या लेते हैं, 23, 22.99 एग्जैक्ट है बच्चे। मैग्नीशियम 24.31 है, कार्बन 12.011 है, नाइट्रोजन 14। सोडियम का कम कैसे होगा बच्चे वो तो मतलब आइसोटोप्स नहीं है ना उसके, ये तो जनरली एक एटॉमिक मास लिया है। ओके, जैसे सल्फर है 32.0, क्लोरीन हम क्या लिख देते हैं 35.5, लेकिन एग्जैक्ट क्या है 35.453। आज भी जब एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करने होते हैं तो किसका सहारा लिया जाता है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का कुछ फीचर्स हैं। अच्छा, एक मेंडलीव की सबसे बड़ी क्या हुई उपलब्धि, इसने क्या बना दिया, पीरियोडिक टेबल। क्या बना दिया इसने, पीरियोडिक टेबल। ट्राई न्यूलैंड ऑक्टेव ने भी की थी, और न्यूलैंड्स के जो ऑक्टेव रूल था उसमें भी ट्राई हुई थी, लेकिन वो सिर्फ कहां तक पास हुआ बच्चे, कैल्शियम तक, उसके बाद वो चला। ठीक है, ध्यान से सुना। इसने रखा है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को इकट्ठा, लेकिन कॉपर को थोड़ा सा इसने बीच में रखा है। कहीं ना कहीं हो सकता है वो प्रॉब्लम करे, लेकिन पता है क्या किया उसने, बड़ा क्लेवरली क्या किया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सबको किस में रख दिया, ए सीरीज में, और कॉपर को किस सीरीज में रख दिया, बी में। ताकि कोई पूछे कि कॉपर को इनके साथ क्यों रखा, वो कहेगा नहीं, मैंने कॉपर को किस में डाल दिया, अलग सब ग्रुप में। किसमें डाल दिया, अलग सब ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके। जैसे उसने रखा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, मर्करी, जिंक और कैडमियम को उसने क्या रख दिया, बी सीरीज में रख दिया। समझ आ गई? एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर, क्लोरीन, स्कैंडियम, जर्मेनियम, लगभग उसने क्या किया बच्चे, लगभग उसने चीजों को। कैसे आ गई नॉन मेटल्स? क्लोरीन मेटल्स में कैसे आ गई? कहाँ आ गई, मैंने कब बोला? बोला कैसे? नहीं, मैं तो वैसे ही एलिमेंट्स बोल रहा था। क्लोरीन वाले में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हम मैंगनीज है, मैंगनीज को किस सीरीज में डाल दिया, बी में डाल दिया। किस में डाल दिया, बी में डाल दिया। सर वो लॉन्ग करने पड़ेगा। हाँ जी, नहीं कोई याद नहीं करना। वेरी गुड, खेलेंगे हम इसके बाद। ठीक है, अग्रिम और अर्नव जी 9th डी वाले, अर्नव जी 9th ए वाले गेम खेल रहे हैं, वो हम भी खेलेंगे। कौन सी? कलीजोट ऐसे ठीक है, चलो। ओके, इन पीरियोडिक टेबल मेनली उसने लेफ्ट साइड क्या रखे, मेटल्स, राइट साइड क्या रखे उसने, नॉन मेटल्स। इसके फीचर्स वगैरह कुछ नहीं करने, लिखो मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स टेबल। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स टेबल।
सबसे पहला है ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के क्या बना दिए गए? ग्रुप्स। ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स? 8 ग्रुप्स। मतलब 8 ग्रुप से ज्यादा नहीं स्टडी करने अपने, है ना। पहले ग्रुप के लिए पहला एलिमेंट स्टडी कर लो, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, है ना। सिर्फ पहला एलिमेंट स्टडी कर लो बस, बाद में और कुछ सर स्टडी एक जो ये अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके वो लर्न करना है? वो तो करना है उसके, ना उसके कुछ बता। समझ आ गई बच्चे? क्लियर हो गया? ओके। गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ये देखो बच्चे कितना बढ़िया चीज थी, स्टिफ नहीं हुआ वो, रिजिड नहीं था वो। उसने अपना पीरियोडिक टेबल क्या बनाया? फ्लेक्सिबल। उसने ये सोचा कि यार ये एलिमेंट है, इसके बाद ये एलिमेंट हो गया, इतना चेंज आया, इसका मतलब एक ऐसा एलिमेंट तो जरूर डिस्कवर होगा जिसकी प्रॉपर्टीज लगभग इसके जैसी सी हो, है ना। तो उसने क्या किया बच्चे? उसने स्पेस छोड़ दी फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट एंड इट वाज अ ग्रेट थिंग टू डू बिकॉज जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए वो उस गैप के अंदर क्या हो गए? बिल्कुल 100% क्या हो गए? फिट हो। समझ आ गई? तो अच्छी चीज थी ना। अगर वो गैप ना छोड़ता तो पूरे का पूरा टेबल क्या हो जाता है? रिजेक्ट। लेकिन आज भी इस टेबल को फॉलो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने क्या छोड़ा हुआ? गैप। जो डिस्कवर हो रहे हैं वो इस गैप से फिल अप हो रहे हैं। ओके ठीक है, बस इतना ही गैप, बस ये लिखना है। थर्ड लिखो इसमें, प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। उसने बोला एल्यूमिनियम के नीचे एक एलिमेंट आएगा, इक्का एल्यूमिनियम बोला उसने कि एलिमेंट इक्का एल्यूमिनियम, ई के ए, इक्का एल्यूमिनियम। उसने बोला कि एक एलिमेंट आएगा, बाद में डिस्कवर भी हो गया जिसका नाम रखा गया गैलियम। ऐसे सिलिकॉन के बाद उसने इक्का सिलिकॉन बोल दिया जिसका नाम रखा गया बाद में जर्मेनियम। तो उसने जो गैप छोड़े थे उसके अंदर जो उसने एलिमेंट्स प्रेडिक्ट किए थे वो एग्जैक्टली एलिमेंट्स क्या हो गए? फिट हो। एग्जैक्टली एलिमेंट्स क्या हो गए? फिट हो। इज इट क्लियर? समझ आ गई? जैसे आज से 10 साल पहले आपको कोई बोलता कि यार फोन से ही पैसे ट्रांसफर होंगे, है ना, फोन पे गेम खेलेंगे, फोन पे ये होगा, फोन पे वो होगा, कोई नहीं बिलीव करता। मतलब ही नहीं, मतलब चलो तुम तो बहुत छोटे थे, हम जब थे 5, 6, 7 साल के, हमें कोई कह दे भाई फोन से पैसे ट्रांसफर होंगे, मतलब ही नहीं, हम कह रहे थे फोन से कैसे ट्रांसफर होंगे। पहली बात है मोबाइल फोन, वॉकी टॉकी तो मूवीज वगैरह में देखते थे, है ना, कोडलेस होते थे ज़्यादा से ज़्यादा। ये मोबाइल और ये सब टेक्नोलॉजी तो कब हो गई? पिछले 10-12 सालों में। तो अगर हम आज अभी कोई बोले कि बच्चे मून पे तो कार से जा पाएंगे, ऐसा बन जाएगा, तो आज हम उसके लिए ओपन है। हम कहते हैं भाई कुछ भी हो सकता है ना। टेक्नोलॉजी ऐसी है कि कुछ भी कर सकती है ना, कुछ भी दुनिया में हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने चेंजेस क्या किए हैं? देखे हैं, फील किए। ओके, तो ये मेंडलीव ने अच्छी चीज की। ओके, उसके बाद जो लास्ट इसका मेरिट था बच्चे मेंडलीव का, वो था जो इनकरेक्ट एटॉमिक मासेस थे उनको उसने क्या कर दिए? करेक्ट। He corrected the incorrect atomic masses. He corrected the incorrect atomic masses. Incorrect atomic masses. तुम्हें जो मैं ये प्रिंट आउट मैंने भेजा है, ये कल प्रिंट होना चाहिए सबके पास, या फिर जिसके पास सेलिना की बुक है वो सेलिना की बुक लेके आएगा। किसी ने बोला ना बुक है और ना प्रिंट निकालो तो फिर देख लो। समझ आ गई? क्लियर है? ओके। इसके बच्चे लिखो डी मैरिट्स, इसके लिखो डी मैरिट्स। डी मैरिट्स लिख के कम से कम 7 से 8 लाइनों का गैप छोड़ देना, क्योंकि जब ये तुम्हारे पास मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल होगा हम उससे जज करेंगे कि उसकी क्या डिमेरिट्स है। सिर्फ 2 अभी लिखवाऊंगा मैं, 1 मिनट, 2 तो लिख लो। सबसे पहली क्या प्रॉब्लम थी इसकी, आप बताओ। मेंडलीव ने किसके हिसाब से अरेंज किए? एटॉमिक मास के हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से। इसके हिसाब से हाइड्रोजन को पोजीशन क्या दी गई? फर्स्ट। लेकिन हाइड्रोजन के क्या हैं?
इसका मतलब हाइड्रोजन को कितनी पोजीशन देनी चाहिए? 3। लेकिन हीलियम कहता दूसरी पोजीशन तो मेरी है, सॉरी हीलियम की तो चौथी होगी, लेकिन हाइड्रोजन के बाद अगला जो मास आता है वो किसका आता है? हीलियम का। हीलियम कहता है भाई पोजीशन तो मेरी है। तो फिर 3 है उसकी, तो चौथा वो आ जाएगा। तो मतलब हाइड्रोजन को कौन सी पोजीशन दे? 3 दे। चलो आप ये बोल देते हैं प्रोशियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम हो गए। क्या ये आइसोटोप अकेले हाइड्रोजन तक लिमिटेड है? एलिमेंट कितने थे? 40, 50, 60 आइसोटोप मिला के ये एलिमेंट तो 500 से ऊपर हो जाएंगे। कार्बन के कितने आइसोटोप्स? नाइट्रोजन के हैं, क्लोरीन के, है ना? तो ये तो बच्चे बहुत बड़ी दिक्कतें होने लगी। हर एलिमेंट के भाई एटलीस्ट हर नॉन मेटल के 2-2, 3-3 आइसोटोप तो हम लेके चल रहे हैं। बड़े मेटल्स आ जाएंगे, उनके आइसोटोप्स आ जाएंगे, तो करेंगे क्या? इसलिए मेंडलीव में सबसे बड़ी दिक्कत रविंदर जी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ये थी, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। लिखो, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स सबसे बड़ी डीमेरिट थी। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाज नॉट justified. Position of isotopes was not justified as they have different physical properties. As they have different physical properties. समझ आ गया? सब आइसोटोप का मास डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएंगी, तो किसके बेस पे किसको रखे कोई समझ ही नहीं आता। ठीक है, क्लियर है? ओके। No place for noble gases. No separate group for noble gases. Noble gases जो सबसे अलग है उनको बीच में ही कहीं मिक्स कर दिया गया, जो एक आधे डिस्कवर जैसे आर्गन वगैरह हुए थे, है ना? तो प्रॉब्लम क्या हुई कि नोबल गैसेस के लिए अलग से कोई जगह नहीं। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? हो गया? चलो अगला आ गया इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना? हीलियम के 4 इलेक्ट्रॉन से उसकी कॉन्फ़िगरेशन का, तो सॉरी हीलियम के 4 मास से उसकी कॉन्फ़िगरेशन का पता चलेगा? कोई पता नहीं चलेगा। अगर कोई बोले कि कैल्शियम 40 है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन का पता चलेगा ना? वो तो आपको किससे पता चलेगा? एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब 3 पॉइंट हो गए। तीसरा लिखो, no reference to electronic configuration. No reference to electronic configuration. No reference to electronic configuration. बाकी जो 3 या 4 डिमेरिट है, ये जब टेबल आएगा तुम्हारे हाथ में, आप उस टेबल से स्टार्ट करेंगे। टेबल से स्टार्ट करेंगे। चलो सुनो ध्यान से, ये मुद्दा खत्म हो गया अपना, सारे चलते जा रहे हैं। ठीक है, मेंडलीव ने कर लिया। अब बच्चे ये पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, सिर्फ एक गलती मेंडलीव ने की, और गलती भी क्या है, अपने हिसाब से तो उसने बहुत कुछ कर दिया था। ठीक है, हम इसको ऐसे स्टडी करते थे कि सारी मेहनत की मेंडलीव ने, है ना? और फ्रूट कौन ले गया? हेनरी मोज़ले। उसने सिर्फ मौज लिया, है ना? हेनरी मोज़ले। मेंडलीव ने बोला हेनरी मोज़ले। ठीक है, मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है, सिर्फ एक चीज क्रैक नहीं की थी। वो क्या था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने सिर्फ जहां जहां मेंडलीव ने लिखा एटॉमिक मास, वहां वहां मोज़ले ने क्या कर दिया? एटॉमिक नंबर। हेनरी मोज़ले कहता कि एटॉमिक नंबर इज अ फार मोर बेटर ऑप्शन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स टू सिग्निफाई instead of atomic mass. एटॉमिक नंबर बोलते ही एक डीमेरिट दूर हो गया। कौन सा? पोजीशन ऑफ आइसोटोप, क्योंकि आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। चाहे हाइड्रोजन के 20 आइसोटोप और डिस्कवर हो जाए, पोजीशन कितनी देनी पड़ेगी? सिर्फ एक, क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से पोजीशन देनी है। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी जब एटॉमिक नंबर की बात होगी? यस। एटॉमिक नंबर से आप क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मेटल, नॉन मेटल, वैलेंसी, रिएक्टिविटी, बॉन्ड्स, है ना? कितनी सारी चीजें आ सकती हैं। तो सिर्फ चेंज क्या हुआ? एटॉमिक नंबर। सेम मेंडलीव वाला लॉ लिखो, पहले लिखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ,
मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सेम मेंडलीव वाला लॉ है, सिर्फ एटॉमिक मास की जगह क्या कर देना है, एटॉमिक नंबर। करो बच्चे, लिखो, सेम लिखो वो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, लिख दो। Physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic number. मिष्टी, गुरीना, समझ आ रहा है बच्चे? क्लियर है बेटा? प्रणव, अभिषेक, सुमेर जी, समझ आ रहा है? इतना डिफिकल्ट नहीं है बच्चे, जाकर जितना आप समझ रहे हैं। एटॉमिक नंबर आगे बढ़े, सुनिए, आगे बढ़े। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को इसने कैसे करेक्ट किया, तो आप क्या बोलोगे? पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाज जस्टिफाइड। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट वाज आल्सो जस्टिफाइड या सिग्निफाइड, है ना, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सिग्निफाइड। ठीक है, एक बार यही है। एक और इसका है आर्गन और पोटेशियम का, तो जब तक आपके पास पीरियोडिक वो टेबल नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं। कल का होमवर्क तो है ही आपके पास, है ना? ओके, अब सुनो सुनो सुनो, सर एक मिनट रहो, 1 मिनट ही रह, 3 मिनट। चलो कोई, चलो कल आप फिर इसका बी पार्ट स्टार्ट करेंगे, टेस्ट के बाद अगर टाइम मिला तो।